मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र 28 साल की है। मेरा पति विदेश में रहता था। मैं और मेरी सास घर में अकेले रहते थे। मेरी सास विधवा थी। वो रोजाना शाम को खाना बनाकर ले जाती और कहती थी कि ये खाना गरीबों को देती हूँ, तुम्हारे ससुर को पुण्य मिलेगा। तभी एक दिन मेरी सास बेहोश हो गई, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी सास गर्भवती है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सास का पीछा किया, तो मेरी सास अपने उस आशिक से मिलने एक पुराने घर में गई। वहां जाकर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी सास मैं अपने चाचा चाची के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई ना था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जब मैं 5 वर्ष की थी, तब मेरे माँ बाप का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। तब से मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। चाची ने जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया, उसके लिए ही हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी दो बेटियां शादी के लिए बैठी हुई थी, तो उन्हें बहुत जल्दी थी मेरी शादी निपटाने की। मैं उनकी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए चाची को भी खौफ था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसलिए मेरे लिए जब करण का रिश्ता आया, तो चाची ने चाचा के कान भरे और जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर दी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन दिल का बहुत नेक था और मुझे बहुत प्यार करता था। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही हमें पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया था, क्योंकि हमारी शादी में अच्छा खासा खर्चा हो गया था। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफी कर्जा भी ले लिया था। इसलिए वह कर्जा उतारने के लिए उनको विदेश जाना पड़ा, ताकि वह कुछ पैसे जमा करके आ जाए, जिससे कर्जा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाएगी। उनके कागजात पहले से ही बने हुए थे, इसलिए वह कमाने के लिए विदेश चले गए, जहां पर मेहनत मजदूरी करनी थी। अभी मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे कि मेरा पति देश से बाहर चला गया और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने अपने पति के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था। करण ने मुझे कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना होगा। पैसों की परेशानी बहुत ज्यादा है। सिर्फ शादी ही नहीं, अपना घर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? इस तरह की बातें करके करण ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर मैं काफी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वह ठीक कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, तो हम एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को मैंने देश से बाहर विदा कर दिया था और अब घर में मैं और मेरी सास रह गए थे। इस थोड़े से समय में मेरी मेरे सास से ज्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय, दिन रात, मैंने अपने पति के साथ ही गुजारे थे। अपनी सास के साथ बैठने, बात करने का ना तो मुझे वक्त मिलता था, ना ही फिलहाल कोई जरूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बनाकर दे देती थी और वह चुपचाप खा लेती थी। मेरी सास सारा दिन और सारी रात क्या करती रहती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि मेरे पति चले गए थे, तो घर में मैं और मेरी सास ही थी। इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी सास कुछ अजीब सी थी। वहाँ आम सासों की तरह नहीं थी। काम ना करने पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से खुद काम कर दिया करती थी। मुझे अगर जागने में देर हो जाती, तो वह नाश्ता बना दिया करती थी। कभी कभी तो मेरी गंदे कपड़े भी धोने लग जाती। लेकिन उनके इतने काम करने के बावजूद भी मुझे खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं, कि आपकी बहू को काम नहीं आता, सुबह देर तक सोती रहती है, अपने कपड़े नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती,
दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं, मोहल्ले भर में। मेरा इतना सा कहना था कि उसके बाद मेरी सास ने किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। अब अगर हफ्तों भी मेरे गंदे कपड़े पड़े रहते, तो वहां नहीं धोती थी। अगर मैं देर से सोकर उठती, तो चाय नाश्ता नहीं बनाती थी, सिर्फ वह अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती थी, तो वह मुझसे कहती थी कि एक आदमी का खाना ज्यादा बना लेना। मैंने कुछ मैंने पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे ससुर जीवित नहीं हैं, इसलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दूंगी, ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी सास की यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे, उन्होंने कभी भी मेरे ससुर का खाना किसी गरीब को देने को नहीं कहा था। हैरत की बात यह थी कि वह दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात को देने लगी थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा था। जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वह पहले भी खाना देती रही हो। मैं तो अपने पति में मगन थी। मैंने कभी देखा भी नहीं कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को कि नहीं। लेकिन मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति को गुजरे 6 साल हो गए थे, और वह उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही है। यह तो बड़ी अच्छी बात थी। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थी, और अपनी सास को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वह एक रूखी सूखी सी औरत लगती थी, जिसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनमें कभी कोई खास अच्छाई नजर नहीं आई थी, लेकिन यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत भी बहुत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई नई शादी हुई थी, और मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी, और मैं उनको याद करती थी, तो मैं अपनी सास का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वह थोड़े समय के लिए मजबूरन देश से बाहर गए हैं, तो मेरा ये हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वह वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे सास के पति तो दुनिया से ही चले गए थे, और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि वह कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगता था, और फिर मुझे मेरी सास से हमदर्दी होती चली गई। अब हर वह औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो, मुझे वह औरत अच्छी लगती थी। और जो औरतें बिना किसी बात के अपने पति की बुराइयां करती थी, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। मेरी सास रोज खाना लेकर घर से बाहर चली जाती, और काफी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी। लेकिन मुझे जागना होता था, क्योंकि मुझे अपनी सास का दरवाजा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी सास से कहा कि आप खाना देने जाती हैं, तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? मैं जल्दी सोने की आदी हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे ही करण के फोन का कॉल का वक्त होता है। मेरी सास ने कहा कि गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहां बातें करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो, और मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी, और चाबी भी अपने साथ रखूंगी। सास की यह बात सुनकर मुझे सुकून आ गया था। यानी मेरी समस्या का हल हो गया था। अब मैं बेफिक्री से सो सकती थी। मेरे पति की वहां पर नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वह रात में मुझसे बात नहीं करते थे, और मैं जल्दी सो जाया करती थी। हमारी बात सुबह होती थी, और उसके बाद दिन में कई बार होती थी। मैंने सोचा कि मेरी सास अकेले बोर होती हैं, इसलिए बाहर रोज पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाया करती हैं। मुझे उनके जाने पर कोई ऐतराज नहीं था। ना वह मेरे मामले में दखल देती थी, और ना मैं उनके मामले में। अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है, जो कि मुझे कुछ नहीं कहती। वरना शादी से पहले तो
सबने सास का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया था कि मुझे बहुत डर लगता था कि ना जाने मेरी सास कैसी होगी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन अचानक मुझे एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और मैं जो इतने दिनों से दिल ही दिल में अपनी सास की तारीफ कर रही थी, उनसे मुझे एक पल में ही नफरत महसूस होने लगी थी। वास्तव में मेरी भोली-भाली दिखने वाली सास अंदर से इतनी शातिर होगी, मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वह पापों से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई का चादर ओढ़ रखा है और जो हकीकत है, वह उसके बिल्कुल विपरीत थी और बहुत ही खौफनाक। यह सब कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। यह हकीकत जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अपने पति को यह सब कुछ बता दूं। फिर दूसरी तरफ सोचती कि भला यह भी कोई बात बताने वाली थी जो मैं किसी को बताती। मैं तो अपने आप से दोहराते हुए ही शर्मसार हो रही थी। भला मेरी बूढ़ी सास इस तरह से कैसे कर सकती है? लेकिन जब मैंने गौर किया तो वो इतनी बूढ़ी भी नहीं थी। मेरी सास ने कहा था कि उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र 13 साल की थी। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। वाकई में पहले ऐसा होता था, क्योंकि मेरी माँ और चाची की शादी भी बहुत कम उम्र में हुई थी, इसलिए मुझे ये सुनकर ज्यादा हैरत भी नहीं हुई थी। और अब मेरी सास 40 से ऊपर की होंगी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि उन पर बुढ़ापा आ गया है। एक दिन अचानक वह मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी थी, तो मैं परेशान हो गई। उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर ही वो जल्दी होश में आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैंने तुरंत रिक्शा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल लेकर चली गई। अस्पताल पहुंचते ही वह एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। मैं परेशान हो गई थी कि आखिर उनको क्या हुआ है। शायद वाकई उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया है और गर्मी भी तो बहुत है। अब डॉक्टर ने कहा कि इनके कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए इंजेक्शन दे दिया और उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी सास प्रेग्नेंट थी। यह देखकर तो मेरा सर पूरी तरीके से चकराने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और बदनामी की डर से वह रिपोर्ट छुपा दी। मेरी सास की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वह रोज की तरह खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि किस तरह का ड्रामा कर रही है यह औरत। मैं इनके पति से इनकी मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह औरत अब इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यह खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती थी। यकीनन खाना भी उसी को देती होगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होगी। पहले मैंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगाकर रहूंगी कि आखिर मामला क्या है और मेरी सास रोजाना रात को कहाँ जाती है। मैंने सोचा कि मैं सारे पक्के सबूत इकट्ठा करूंगी। इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊंगी। मेरे पति को भी पता चले कि उसकी माँ ने कितनी अजीब हरकत की है। इंसान जवानी में ऐसी गलती करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हुए मेरी सास को थोड़ा भी एहसास नहीं होगा कि वह पल पल मौत के करीब हो रही है। वैसे तो मौत हर वक्त इंसान के सर पर होती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापा मौत का संकेत होता है। उम्र के हिस्से में दाखिल होते हुए मेरी सास को पूजा पाठ में मगन होना चाहिए था। इस हिस्से में आकर वह इस तरह का काम कर बैठी है। मैंने सास का पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात जब वह खाना लेकर बाहर जाएंगी तब मैं उनके पीछे जाऊंगी। लेकिन मुझे याद आया
कि वहां तो ताले की चाबी लेकर जाती थी और बाहर से ताला लगाकर जाती थी, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि वह आज के बाद बाहर से ताला लगाकर ना जाया करे। मुझे डर लगता है कि कहीं अगर घर में कोई चोर आ जाए तो मैं कैसे क्या करूंगी। मेरी यह बात सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। जैसे ही मेरी सास खाना लेकर बाहर गई, तो मैंने अपनी पुरानी शॉल उठाई, जो कि शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी इस शॉल को यादगार के तौर पर अपने साथ ले आई थी। इस शॉल का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि सास मुझे पहचान ना सके, वरना जो शॉल मैं रोज इस्तेमाल करती थी उससे तो वह मुझे पहचान सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। रात के 8 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले भी मेरी तरह जल्दी सोने के आदी थे। मैं इस तरह से अपनी सास का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक ना हो कि उनके कोई पीछे है। वह शायद अपनी धुन में चलती जा रही थी, खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वह बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वह एक पुराने से घर में घुस गई, जो बहुत ही टूटा फूटा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं वह दरवाजा बंद ना कर दे, लेकिन जब मैंने पीछा किया तो देखा कि दरवाजे में जो कोई कुंडी ही नहीं है। यानी कि वह घर कितना पुराना और टूटा फूटा था कि उसकी दरो दीवार भी इस बात के गवाह थे। मैं दबे पाँव इस घर के अंदर घुसी तो मैंने वहां देखा कि वहां पर मेरी सास का हम उम्र का एक शख्स मौजूद था और मेरी सास उससे बहुत खुशहाल लहजे में बातें कर रही थी। और न सिर्फ बातें कर रही थी, बल्कि अपने हाथों से निवाले बनाकर उस शख्स को खाना खिला रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरी सास रोजाना मुझसे झूठ बोलकर जाती थी कि वह गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, जबकि वह यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर आकर न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती है, बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफी वक्त लगाती है। यहाँ तक कि जब मैं सो जाती हूँ और जब मैं पूछती हूँ, तो कहती है कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठती हूँ। और मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैंने उनकी सभी बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात, कभी अपनी सास पर जरा सा भी शक नहीं किया था। और मैं उसको एक अच्छी औरत समझती रही, जो अपने पति की वफादार है और उनके पुण्य के लिए खुद गली से बाहर आकर गरीबों को खाना देती है। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, न ही किसी अनजान शख्स से बात करने की हद तक थी, बल्कि बात तो इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मेरी सास तो अब गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यही वह शख्स है जिसके साथ मेरी सास का कोई चक्कर है। इसी वजह से वह खाना देने के बहाने यहाँ आती है। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं वहां जाकर उन दोनों के मुंह पर उन्हें भला बुरा बोलूं। फिर मुझे ख्याल आया कि दोनों कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, और मैं पीछे अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी, कहीं चोर ना घुस जाए। मुझे यहाँ पर खड़े होकर जैसे ही मेरे दिल में चोर का ख्याल आया, मैं तुरंत वापस आ गई, क्योंकि वहां पर मेरे जेवरात भी पड़े थे और कुछ कीमती सामान भी। मैं सोच सोचकर पागल हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी सास घर आएगी तो मैं सबके उसके सामने वहां सब कुछ बोल दूंगी जो मेरे दिल में है। वहां पर तो मैंने उस अनजान शख्स के डर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन घर में तो मैं बोल ही सकती थी। जैसे ही मेरी सास वापस आई, तो मुझे जागता देखकर थोड़ी चौंक सी गई और फिर बोली कि तुम अभी तक सोई नहीं। मैं भी गुस्से में थी और गुस्से में बोली, जिस औरत की सास इतनी बद किरदार हो सकती है, उसको भला कैसे नींद आएगी। मेरी बात सुनकर तो मेरी सास हैरान होकर मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से ना देखे। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती और किससे मिलती हैं, और आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है।
मेरी बात सुनकर मेरी सास को जैसे एक झटका सा लगा और वो तीखे लहजे में बोली कि तू ये क्या बोल रही है। तो मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा, यह सब मैं बिना वजह नहीं कह रही हूँ। यह आपकी मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं और अब मैं वहां देख कर आई हूँ कि आप किसका पाप लिए फिर रही हैं। सास ने रिपोर्ट उठाई और उन्हें पढ़ने लगी और मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत है तो मैं यकीन भी कर लेती, लेकिन वह शख्स कौन है जिससे सारी सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती हैं? अपने पति के लिए पुण्य के काम का नाम लेकर किसी और शख्स के पास रहते हुए आपको शर्म नहीं आती? कौन है वह शख्स जिसके साथ आप हंस हंस कर बातें कर रही थी? आपको अंदाजा भी है कि आपने मेरे पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है? क्या मुंह दिखाएंगे मेरे पति सारी दुनिया को कि उसकी बूढ़ी माँ, जिसने अभी अभी बुढ़ापे की दहलीज पर कदम ही रखा है, वह गर्भवती हो गई है? अगर मेरे ससुर जिंदा होते तो फिर भी जमाना कुछ ना कहता, थोड़ी बहुत बात होती और फिर सब चुप हो जाते। लेकिन अब तो दुनिया में मेरे पति से उससे जुड़े सवाल करेगी तो वह जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोगों की बहन या बेटी इस तरह के काम करती हैं तो उनके सर शर्म से झुक जाते हैं। लेकिन यह पहली बार है कि एक जवान लड़की की मां ने इस तरह का काम किया है। मेरे पति तो बदनामी के डर से अपनी जान ही ले लेंगे। मैंने अपने दिल का सारा भड़ास सास के सामने निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, वह शख्स तो मेरा बड़ा बेटा है। उसे किसी ने एक मर्डर केस में फंसाया था, जिसकी वजह से वह पुलिस से छुप कर इस घर में बैठा हुआ है और मैं उसे खाना देने जाती हूँ। मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी, क्योंकि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई थी। अपने ही परिवार के बड़े बेटे के बारे में ऐसी बातें सुन तुम कहीं वापस अपने मायके न चली जाओ। इसी डर से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसी सच की वजह से करण का रिश्ता भी कहीं नहीं जुड़ रहा था। इसीलिए हम लोगों ने तुमसे ये बात छुपाई कि मैं कहाँ जाती हूँ। इसलिए मैंने पुण्य का काम वाली बात की थी। मेरी सास झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने कहा कि आप इतना झूठ मत बोलो, यह रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वह आदमी आपका बेटा नहीं है। यह बात मुझे मालूम है। इतनी कम अक्ल की मैं नहीं हूँ कि मैं समझ ना सकूंगी कि दो लोगों के बीच में कैसे रिश्ता हो सकता है। मैं अपने गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रही थी कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी और मैंने कॉल रिसीव किया। तो फोन को सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया और मैंने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मेरी सास ने हैरत से मुझे देखा और कहा कि किसका फोन है, क्या हो गया है, मेरा बेटा तो ठीक है ना, बताओ। बताओ तुम इतनी क्यों है, हाँ, बताओ तुम इतनी हैरान क्यों हो गई हो फोन सुनने के बाद। बताओ मुझे किसका फोन था। मैंने सास से कुछ नहीं कहा और कमरे में आ गई और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास दरवाजा पीट रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि किसका फोन था और मैं क्यों रो रही हूँ। यकीनन सास परेशान थी, लेकिन मैं अपनी सास को क्या बताती कि फोन उस लैब से आया था जहां पर मैंने अपनी सास से टेस्ट करवाए थे और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम एक होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई है। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपके सास के पास आ गई है। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वह एक नई शादीशुदा जोड़े की है, जो आपकी सास के नाम की एक औरत है और वह गर्भवती है। और आपकी सास की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सास को ब्लड कैंसर है। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैं जो इतनी देर से उनके किरदार पर उंगली उठा रही थी, उनके पास तो जिंदगी के वक्त की ही कमी बची थी। मैं किस मुंह से अपनी सास से माफी मांगती। आखिर मैंने दरवाजा खोल दिया और अपनी सास के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी और उनको सारी हकीकत बता दी। और सच्चाई जान उस दिन के बाद मेरी सास बहुत बीमार हो गई थी और उनकी आंखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत थी।
वह शख्स वाकई में मेरी सास का बड़ा बेटा था, जो पुलिस से छुप रहा था। एक छोटी-सी गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी सास अब कुछ महीने बाद इस दुनिया से हमेशा-हमेशा के लिए चली गई थी, क्योंकि उन्हें कैंसर था। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उनको इतना कुछ कहा था। मुझे उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और लैब वालों से कहना चाहिए था कि आपके रिपोर्ट में ज़रूर कोई गलती है। लेकिन बजाय इसके मैं यह सब कुछ करती, मैंने आँखें बंद करके हर एक चीज़ पर भरोसा कर लिया था। काश कि मैं एक पल को सोचती कि वह रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मुझे यह बात सोचनी चाहिए थी, आगे जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। दोस्तों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।